तो दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी विथ मदन वर्मा चैनल में। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे द्वारा पीसीएस प्री 2024 के लिए आपको जीएस और करंट अफेयर की लगातार वीडियो क्लासेस दी जा रही हैं। हमने जीएस और करंट अफेयर की दोनों की प्लेलिस्ट बनाकर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप अपने तैयारी को क्रमशः और क्रमबद्ध ढंग से और अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर आप चेकआउट जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों हम अभी घटना चक्र के पूर्वालोकन सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इन तीनों पर हमने वीडियो दे दिया है। इसके अलावा हमने भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन पर भी आपको वीडियो सीरीज़ दे दी है। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम शुरू करते हैं। देखिए ये भूगोल का पार्ट 2 है। इससे पहले भारत के भूगोल में हमने पार्ट 1 बनाकर आपको दे दिया है, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसे भी इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न है कि यमुना नदी का उद्गम स्थान है। तो यमुना नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? यमुना नदी का इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, बंदरपूछ। यमुना नदी का उद्गम स्थान का नाम क्या है? बंदरपूछ है। यहीं से यमुना नदी उद्गमित होती हैं, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए दिया है कि यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद, कहाँ से? यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ चोटी के पास से उद्गमित हुई हैं, ठीक है। तो यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती हैं और यमुनोत्री हिमनद के में आपकी बंदरपूछ चोटी के पास से उद्गमित हुई हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कथन एवं कारण से है। तो देखिए कथन में क्या दिया गया है? कथन में दिया गया है यहाँ पर कि पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ठीक है, ये कथन दिया गया है। कारण में क्या दिया गया है? कारण दिया गया है कि वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं, ये कारण दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। यहाँ पर इसका सही आंसर ए हो जाएगा। तो ए में क्या दिया गया है कि दिया गया कि ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। आर ए की सही व्याख्या है। तो यहाँ पर यानी कि जो कारण कथन है कि पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, यह भी सही है। और जो इसका कारण दिया गया कि वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं, यह भी सही है, ठीक है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो कि पश्चिम की ओर बहती है? तो देखिए गंगा और यमुना और गोदावरी, ये तो तीनों जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन ये जो नर्मदा नदी है ये पश्चिम की ओर बहते हुए आपका अरब सागर में जाके गिरती है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, नर्मदा। चलिए तो देखिए यहाँ व्याख्या में क्या दिया गया है। देखिए दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी नर्मदा है, ठीक है। ये नर्मदा आपके पश्चिम में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है, जबकि यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायिका है, ठीक है। तो उत्तर भारत में सबसे लंबी या पूरे भारत की कह लीजिए, गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। और दक्षिण भारत में कर दीजिए या प्रायद्वीपी भारत में, तो गोदावरी जो है यह भारत की सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपी भारत में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि दामोदर किसकी सहायक नदी है? वह है, ठीक है। दामोदर किसकी सहायक नदी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हुगली की। तो दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर दिया गया है कि दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। दामोदर जिसे बंगाल का शोक कहते हैं का उद्भव छोटा नागपुर पठार से होता है, ठीक है। तो देखिए दामोदर नदी को यहाँ पर क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी का उद्गम है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है यहाँ पर? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में से, ठीक है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में से निकलती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो देखिए कृष्णा नदी का जल विवाद किन किन राज्यों के मध्य है? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रिंटिंग यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा होगा। तो देखिए केवल एक आध पेज पे ऐसा है, बाकी आगे के पेज सब सही है, ठीक है। थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन और मैनेज कर लीजिए, बाकी आगे क्वेश्चन आपको स्पष्ट मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है, ठीक है। तो कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर देखिए यहाँ पर चूँकि आपका
घटना चक्र ने यहाँ पर स्टार लगा दिया है। ठीक है, तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, तब हमें सही स्पष्ट जानकारी मिलेगी। तो देखिए दिया गया है कि कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, तत्कालीन कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य वर्ष 1957 से चला आ रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों के मध्य जो है ये कृष्णा नदी का जल विवाद है। ठीक है, तो यहाँ पर चूँकि जो उत्तर दिया गया है आयोग द्वारा, यहाँ पर कर्नाटक एवं महाराष्ट्र भी दिया गया है और कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश भी दिया गया है। यहाँ इसके अलावा आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र भी दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, जबकि इन तीनों राज्यों में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में, इन तीनों राज्यों में आपस में कृष्णा नदी को लेकर जल विवाद है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए दिया गया कि लगभग 1465 किलोमीटर लंबाई के साथ गोदावरी नदी भारत की दूसरी गंगा के बाद, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गंगा के बाद, और प्रायद्वीपीय भारत में यह सबसे लंबी नदी है। ठीक है, यह त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के निकट से उद्गमित होकर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, गोदावरी नदी आपकी उद्गमित होती है त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से। ठीक है, और ये कहाँ जाकर मिलती है, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन है, तो वही आपका हो जाएगा बी, गोदावरी नदी। ठीक है, पूरे प्रायद्वीपीय भारत की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी है, नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी इसमें से नदी नहीं है, तो देखिए यहाँ पर तेल नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी आपकी भीमा, डॉन और तुंगभद्रा, ये तीनों नदियाँ आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। दिया है कि तेल नदी कृष्णा नदी की सहायिका नहीं है। कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियाँ, देखिए यहाँ प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो कोयना, पंचगंगा, घाटप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा आदि हैं। तेल नदी महानदी की एक प्रमुख सहायिका है। तो देखिए तेल नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये महानदी की एक प्रमुख सहायिका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है। ठीक है, इनमें से कौन सी नदी है जो कि सर्वाधिक प्रदूषित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए सी, दामोदर नदी। ठीक है, कौन सी नदी है, ये दामोदर नदी है। ठीक, दामोदर नदी आपकी सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया कि भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी दामोदर नदी है। गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच के 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में तो यह जैविक मरुस्थल होकर रह गई है। ठीक है, तो देखिए गिरिडीह से लेकर दुर्गापुर के बीच में 300 किलोमीटर के लंबे मार्ग में यह एक जैविक मरुस्थल के भापित हो गई। ठीक है, और यह भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि लेह अवस्थित है। तो लेह कहाँ अवस्थित है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सिंधु नदी के दाएं तट पर। ठीक है, लेह कहाँ अवस्थित है, सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह अवस्थित है। ठीक है, चलिए प्रश्न है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। ठीक है, तो इनमें से देखिए यहाँ पर कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं, जैसे रावी, ब्यास, सतलज, चिनाब। तो इनमें कौन सी नदी है जो कि हिमालय के सभी श्रेणियों को काटती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सतलज नदी। सतलज नदी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। ठीक है, देखिए इसकी व्याख्या। देखिए दिया गया कि सतलज नदी तिब्बत स्थित राकस झील, कहाँ से निकलती है, राकस झील से निकलती है। ठीक है, तो राकस झील से निकलती है सतलज नदी। यह उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए सिपकीला दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। यह हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। ठीक है, तो यह 1500 किलोमीटर लंबी है और ये राकस झील से निकलती है। ठीक है, चलिए आगे दिया गया कि भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। तो भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चिनाब नदी पर। ठीक है, चिनाब नदी पर भारत का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा पुल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बेतवा नदी मिलती है। तो बेतवा नदी कहाँ मिलती है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यमुना में। ठीक है, यमुना से। ठीक,
बेतवा नदी यमुना से मिलती है, यानी कि बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लीजिए। दिया गया है कि विकल्प में दी गई मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में से सोन गंगा की सहायिका है। ठीक है, सोन नदी किसकी सहायिका है? ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, जबकि केन, बेतवा, चंबल यह यमुना की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो केन, बेतवा, चंबल ये यमुना की सहायक नदी है और सोन नदी तो गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? ठीक है, तो इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो कि भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तापी नदी। ठीक है, तापी नदी आपका भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भितरकनिका गरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो भितरकनिका गरान के संदर्भ में देखिए यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। तो पहला कथन दिया गया कि यह वंशधारा और सुवर्ण रेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है। ठीक है, और दूसरा कथन यहाँ पर दिया गया कि यह पश्चिमी बंगाल में अवस्थित है। तो ये 2 कथन दिए गए हैं। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, वो है डी, न तो 1 न तो 2। ठीक है, यानी दोनों ही उत्तर क्या है? गलत है। दोनों ही कथन यहाँ पर दिए गए हैं, ये दोनों ही कथन यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा में कौन सी नदी अपना डेल्टा बनाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, महानदी। महानदी अपना डेल्टा कहाँ बनाती है? तो ये उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लीजिए। दिया गया कि 858 किलोमीटर लंबी महानदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में प्रवाहित होती हुई पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, तो कहाँ पर ये डेल्टा का निर्माण करती है? ये पारादीप के पास डेल्टा का निर्माण करती है और ये छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? ठीक है, यानी किस नदी की बेसिन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, महानदी। ठीक है, इन दिए गए नदियों में से महानदी का आपका जो नदी घाटी क्षेत्र है या उसके जो बेसिन है वो सबसे अधिक बड़ी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो इसमें से दी गई नदियों में से कौन सी ऐसी नदी है जो कि अपने मार्ग को परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी, इसे क्या कहा जाता है? इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर व्याख्या में दिया गया है कि कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन तथा आकस्मिक बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, इसी कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, तो कोसी नदी को क्या कहा जाता है? इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, उसी तरह से कोसी नदी को आपका बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि आपका सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी और शारदा नदी। तो इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो कि आपकी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? तो देखिए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है, बाकी आपका सोन नदी, हिंडन नदी और शारदा नदी ये उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो देखिए मुंबई की मीठी नदी ये आपके विहार झील से निकलती है। ठीक है, ये विहार झील है, विहार झील से ही मुंबई की मीठी नदी निकलती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इन दी गई नदियों में से किसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सोन नदी। सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि चिल्का झील स्थित है। तो चिल्का झील कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक, चलिए देखिए व्याख्या में दिया गया है कि चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित खारे पानी की लैगून झील है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की खारे पानी की कैसी झील है? लैगून झील है। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो है वूलर झील। वूलर झील, ठीक है, वूलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, और वूलर झील कहाँ पर है? तो वूलर झील आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर
कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं और इधर अवस्थिति दी गई, ठीक है, यानी किस राज्य में कौन सी झील स्थित है। तो हमको यह बताना है कौन सही सुमेलित है, ठीक है। तो देखिए लोनार झील मध्य प्रदेश में सही नहीं दिया गया है। लोनार झील कहाँ पर है, तो लोनार झील देखिए महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। नक्की झील देखिए दिया गया है गुजरात में, तो नक्की झील कहाँ पर है, महाराष्ट्र गुजरात में ना होकर राजस्थान में है। कोलेरो झील आंध्र प्रदेश में, ये सही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। कोलेरो झील कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में है। बाकी पुलिकट झील कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में पड़ता है, यहाँ केरला दिया गया है, ये भी गलत है, ठीक है। चलिए तो देखिए व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया है कि लोनार झील महाराष्ट्र में, नक्की झील राजस्थान में, कोलेरो झील आंध्र प्रदेश में एवं पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, ठीक है। तो देखिए पुलिकट झील यहाँ पर जो दिया गया है ये आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, ठीक है, दोनों में पड़ जाता है। बाकी लोनार झील महाराष्ट्र में, नक्की झील आपका राजस्थान में, कोलेरो झील आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि चित्रकूट, ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। तो चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बस्तर में स्थित है, ठीक है, बस्तर में। चलिए देखिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया कि चित्रकूट जलप्रपात ये छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है, ठीक है। इसकी ऊंचाई लगभग 90 फीट है। इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा क्या कहा जाता है, भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। तो देखिए ये जो चित्रकूट जलप्रपात है यह छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। कहाँ, इंद्रावती नदी पर स्थित है और इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ये इंद्रावती नदी पर स्थित है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इंद्रावती नदी पर। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर राज्य दिए गए हैं और यहाँ पर गर्म झरना दिया गया है, ठीक है। तो हमको देखना है कि इन राज्यों में से कौन सही सुमेलित नहीं है गर्म झरने के साथ, ठीक है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में दिया गया है मणिकर्ण, ये सही है। उड़ीसा में दिया गया है तप्ता पानी, ये भी सही है। महाराष्ट्र में दिया गया है वरजेश्वरी, ये भी सही है। लेकिन डी में जो दिया गया है नारायणी, ये सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर डी आपका सही मैचिंग नहीं कर रहा है, बाकी जो है आपके सारे ये सही मैच कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। तो इनमें से कुछ स्थान दिए गए हैं। देखिए जैसे दिया गया है आपका अहमदाबाद, कोच्चि, लुधियाना और तेजपुर। तो इनमें से कौन कौन से स्थान पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 4, ठीक है। कोच्चि में और तेजपुर में, कोच्चि और तेजपुर में आपका आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है। तो मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा, ठीक है। दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा आपकी मानसून की उत्पत्ति होती है, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया है कि दिए गए विकल्पों के अनुसार भारत में मानसून की उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा होती है, ठीक है। भारत में कुल वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। भारत में मानसून पवनों का प्रवेश केरल राज्य से दक्षिण पश्चिम मानसून पवन के रूप में होता है, ठीक है। तो देखिए जो दक्षिण पश्चिम पवन है इसी के द्वारा मानसून की उत्पत्ति होती है और भारत में जो अधिकांश वर्षा होती है वह इसी दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। और भारत में मानसून पवनों का प्रवेश कहाँ पर होता है, तो ये केरल राज्य में से होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था, ठीक है। 2004 में जो सुनामी आई थी भारत में उसमें से कौन से तट पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था उसका, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कोरोमंडल तट पर, ठीक है। कोरोमंडल तट पर आपका सबसे ज़्यादा इसका दुष्प्रभाव पड़ा था सुनामी लहर का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है। तो निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, झांसी में। झांसी में मार मृदा पाई जाती है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि लैटराइट मिट्टी मिलती है। तो लैटराइट मिट्टी कहाँ मिलती है, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, महाराष्ट्र में। लैटराइट मिट्टी कहाँ मिलती है, तो महाराष्ट्र में मिलती है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न दिया गया कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जलोढ़ मृदा।
जलोढ़ मृदा भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। ठीक है, देखिए दिया गया है इसकी व्याख्या में कि जलोढ़ मृदा भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। जलोढ़ मृदाएं मूलतः हिमालय के निक्षेपों से बनी है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो समतल क्षेत्र है आपका, मैदानी क्षेत्र जो भारत का है, यहीं पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है और ये मूलतः हिमालय के निक्षेपों से बनी हुई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है। यानी जो काली कपास मिट्टी है यह और किस नाम से जानी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रेगुड़ के भी नाम से जानी जाती है। काली मिट्टी को रेगुड़ के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कराना है। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ मिट्टी दिए गए हैं और एक तरफ राज्य दिए गए हैं। ठीक है, तो कौन सी मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है हमको सुमिलित कराना है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। और मस्थुली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। मृदा क्षरण को कैसे रोका जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वन रोपण से। ठीक है, जो मृदा का क्षरण हो रहा है उसको हम किस प्रकार से रोक सकते हैं? तो वन रोपण करके, यानी वनों को अधिक से अधिक रोपाई करके, यानी वनों को हम अधिक से अधिक बढ़ाकर हम इस मृदा क्षरण को रोक सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम है। तो देखिए कौन कौन सी मिट्टी है जो सबसे अधिक जल धारण करती है और फिर उससे कम कौन करती है और सबसे कम कौन सी जल धारण क्षमता होती है किस मिट्टी में। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। देखिए सबसे अधिक जल धारण क्षमता मृतिका मिट्टी में होती है, फिर उसके बाद गाद में होता है और सबसे कम जो है बालू में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि कथन एवं कारण से दिया गया है अगला प्रश्न। तो देखिए कथन में क्या दिया गया है? कथन में दिया गया कि मिट्टी की प्रजातियों में से मृतिका अधिकतम जल धारण करती है। ठीक है, मिट्टी की प्रजातियों में से मृतिका अधिकतम जल धारण करती है, अभी आपने ऊपर पढ़ा था। कारण में यहाँ दिया गया है कि मृतिका में रंध्राकाश, ठीक है, रंध्राकाश बड़े आकार के पाए जाते हैं। ठीक है, तो मृतिका में रंध्राकाश बड़े आकार के पाए जाते हैं, ये कारण दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ठीक है, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि कथन जो दिया गया है कि मिट्टी की प्रजातियों में से मृतिका अधिकतम जल धारण करती है, यह तो सही है, लेकिन इसका जो कारण दिया गया है यह असत्य है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए दिया गया है कि मृतिका मिट्टी के कणों का व्यास छोटा होने के कारण इसमें जल धारण क्षमता अधिक पाई जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि उनके कणों के व्यास छोटा होने के कारण इसमें जल धारण क्षमता अधिक पाई जाती है, अतः कथन ए सही है। मृतिका के कणों का आकार छोटा होने के कारण उसमें रंध्राकाश छोटे आकार के पाए जाते हैं, अतः आर गलत है, क्योंकि उसमें दिया गया था कि उसके जो रंध्राकाश होते हैं वो बड़े आकार के पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आर गलत है। ठीक, वो छोटे आकार के पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है। ठीक है, तो पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में से निम्नलिखित में से किस वृक्ष का बाहुल्य है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, देवदार वृक्ष का। ठीक है, तो देवदार के जो वृक्ष होते हैं ये पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में सबसे अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी बाहुल्यता है ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है। ठीक है, इनमें से किसका सुमेल सही नहीं दिया गया है। तो देखिए इधर जो है कुछ वनों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर आपके राज्यों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो हमको देखना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए सुंदरबन जो दिया गया है ये पश्चिम बंगाल में, इसका सही सुमेल है। भितरकनिका आपका उड़ीसा में है, यह भी सही सुमेलित है। इसके अलावा पिचवरम ये तमिलनाडु में है, यह भी सही है। वेम्बनाथ जो कर्नाटक में दिया गया है यही आपका गलत है। ठीक है, वेम्बनाथ जो कर्नाटक में दिया गया है ये आपका गलत है, क्योंकि वेम्बनाथ कहाँ पर पाया जाता है। तो वेम्बनाथ आपका केरल में है। ठीक है, वेम्बनाथ कहाँ पर है? ये केरल में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। तो जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कुछ कि लगातार पानी का बहाव, क्रांतिक समृद्धि अवस्था पर सिंचाई, PWP सिंचाई, गीला करना फिर सुखाना। ठीक है, तो ये जीवन रक्षक या बचाव सिंचाई किस चीज़ को इसमें से इंगित करती है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, PWP सिंचाई।
ठीक है, PWP सिंचाई को यह इंगित करती है। ठीक है, आइए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं, तब हमको ये PWP का प्रोसेस समझ में आएगा। तो देखिए दिया गया कि PWP यानी कि इसका मतलब है कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, PWP सिंचाई जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई को इंगित करती है। ठीक है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मिट्टी में पानी की न्यूनतम मात्रा को इंगित करता है, यानी मिट्टी में कितनी पानी की न्यूनतम मात्रा है उसको ये बताता है, जिसके अभाव में पौधे मुरझाने लगते हैं। ऐसी स्थिति में सिंचाई अति आवश्यक हो जाती है। तो ये PWP उसके जीवन रक्षक यानी कि किसी भी मिट्टी में कितनी पानी की न्यूनतम मात्रा है ये उसको इंगित करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हरिके बैराज यह इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत है और ये निम्न में से किन नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए नीचे कुछ नदियाँ दी गई हैं, इन नदियों में से किन दो नदियों के संगम पर यह हरिके बैराज स्थित है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ब्यास और सतलज नदी के। ठीक है, ब्यास और सतलज नदी के संगम पर आपका हरिके बैराज स्थित है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज, ठीक है, हरिके बैराज के निकट से ब्यास एवं सतलज नदी के संगम से होता है। मुख्य नहर की लंबाई लगभग 649 किलोमीटर है। इस नहर से पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर जिलों की मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी नहर आपकी ये हरिके बैराज से निकलती है। ठीक है, और ये किसके संगम पर स्थित है, तो ये ब्यास और सतलज नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी नदी परियोजना है जो कि ब्यास नदी के पोंग बांध, ठीक है, ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। तो देखिए इसमें से आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना, पोचमपाद परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना है। तो इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना यह ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, तो शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है। देखिए यहाँ नीचे कुछ लक्ष्य दिए गए हैं। देखिए पहला है कृषि उत्पादन बढ़ाना, दूसरा है आपका बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, तीसरा यहाँ पर दिया गया है भू प्रबंधन का सुधार। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लक्ष्य दिए गए हैं, इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर यहाँ पर जो दिया गया है वो दिया गया है डी, यानी सभी इसके लक्ष्य हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हरियाली एक नई योजना है। तो हरियाली एक नई योजना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, बंजर भूमि के विकास के लिए। ठीक है, बंजर भूमि के विकास के लिए आपका सरकार द्वारा हरियाली योजना चलाई गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कराना है। देखिए यहाँ पर बहुउद्देशीय परियोजनाएं दी गई हैं और यहाँ पर नदियाँ दी गई हैं। ठीक है, तो कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है, हमको ये सुमेलित कराना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया इडुक्की। ठीक है, इडुक्की परियोजना आपका किस पर है? तो ये आपका केरल राज्य में पेरियार नदी पर है। ठीक है, इडुक्की परियोजना केरल राज्य में पेरियार नदी पर है। इसके अलावा दिया गया है माता टीला बांध। तो माता टीला ये आपका बेतवा नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना किस पर है? तो नागार्जुन सागर आपका कृष्णा नदी पर है। ठीक है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। और पोचमपाद किस पर है? तो ये गोदावरी नदी पर है। ठीक है, ये इसके इस प्रकार से सुमेलित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कराना है। तो देखिए यहाँ पर भी नदी घाटी परियोजना दी गई है और यहाँ पर नदियों के नाम दिए गए हैं। तो कौन सी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है, इसको देख लेते हैं। देखिए रिहंद परियोजना किस नदी पर है? तो रिहंद परियोजना आपके रिहंद नदी पर ही है। ठीक है, नागार्जुन सागर परियोजना किस पर है? तो नागार्जुन सागर परियोजना आपकी कृष्णा नदी पर है। ठीक है, नागार्जुन सागर परियोजना आपकी कृष्णा नदी पर है। पोचमपाद परियोजना किस पर है? तो पोचमपाद परियोजना आपकी गोदावरी नदी पर है। और माता टीला परियोजना किस पर है? तो ये बेतवा नदी पर है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देखना चाहें इसकी व्याख्या तो देख लीजिए। देखिए दिया गया है कि रिहंद परियोजना रिहंद पे नदी पे है, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा पे है, पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है और माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है। तो कावेरी नदी का जल विवाद आपका किन किन राज्यों में है? तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी में। ठीक है, इन 4 राज्यों में है।
चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी आपकी दार्जिलिंग में। ठीक है, भारत में ये प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, दार्जिलिंग में। चलिए अगला प्रश्न है कि कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रामगंगा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो ये पेरियार नदी पर अवस्थित है। ठीक है, चेरुथानी बांध पेरियार नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि मलमपुझा बांध, ठीक है, मलमपुझा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मलमपुझा बांध, मलमपुझा नदी पर ही, मलमपुझा बांध मलमपुझा नदी पर स्थित है। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं। तो देखिए पहला कथन दिया गया है कि रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। ठीक है, रिहंद बांध किस पर है? तो सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। दूसरा दिया गया है कि हीराकुंड बांध महानदी पर है। ठीक है, तीसरा कथन दिया गया है कि तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। ठीक, चौथा दिया गया है कि मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। ठीक है, मैथान बांध किस पर दिया गया है? कि दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर स्थित है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सही आंसर दिया गया है डी, यानी 1 2 और 1 2 3 4 सभी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिए गए हैं तथ्य कि देखिए पहला ये चौथा दिया गया कि मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर स्थित है, ये भी सही है। और यहाँ पर दिया गया कि रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, तो ये भी सही है, यानी रिहंद नदी पर ही है। और हीराकुंड बांध महानदी पर है, ये भी सही है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, ये भी सही है। ठीक है, चलिए अगला सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कराना है। देखिए यहाँ पर बांध दिया गया है और यहाँ पर नदी के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो कौन सा बांध किस नदी पर स्थित है, हमको इसको सुमेलित कराना है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए दिया गया है दुलहस्ती, तो दुलहस्ती बांध आपका किस नदी पर है? ये चिनाब नदी पर है। ठीक है, गांधी सागर बांध किस पर है? तो ये चंबल नदी पर है। उकाई बांध, तो उकाई बांध किस पर है? तो ये आपके तापी नदी पर है। ठीक है, और तवा बांध किस पर है? तो ये तवा नदी पर ही है। ठीक, चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी ये वीडियो सीरीज़ आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर किया करिए। और हाँ, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप सब तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।